हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का भूमिका चौहान चैनल पर। मेरा नाम है भूमिका चौहान। आज की क्लास के अंदर हम करेंगे विस्तृत बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब मैं आपके लिए ये क्वेश्चंस जो है आपके चैप्टर्स रिवाइज करवाने के तरीके से लेकर आई हूं कि आपके जो विस्तृत बुक के चैप्टर्स हैं उनमें जो उनका मेन थीम है, जो मेन कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, तो आप जो क्वेश्चंस यहाँ पर देखोगे वो MCQ फॉर्म में होगा, पर आपको वो रिवाइज करवाने के लिए है कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं हर एक चैप्टर के वो आपके रिवाइज हो जाएं। तो एग्जाम में ऑब्वियसली आपसे क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है, बट उन सब्जेक्टिव टाइप आंसर्स में लिखना क्या है, जो उनकी मेन थीम है, फिलोसॉफिकल थीम है, या कैरेक्टर्स ने किस किस इवेंट में कैसा परफॉर्म किया या क्या क्या चीजें हुई, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो बेसिकली आपके सारे चैप्टर्स एक साथ रिवाइज हो जाएंगे, ये मैं बोल रही हूं आज की क्लास के अंदर, ठीक है। तो तैयार रहिएगा, बहुत सारे सवाल मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आई हूं। लगभग 90 से 100 सवाल आज की क्लास के अंदर हम करने वाले हैं। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना, चारों ऑप्शंस देखना और फिर आंसर करना, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास को। हाँ, बाद में हम लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। ऑलरेडी काफी क्लासेस उनके ऊपर हो भी चुकी हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। व्हाट डज द थर्ड लेवल सिंबलाइज इन द थर्ड लेवल? अब एग्जैक्टली आपने जैसे ये क्वेश्चन देखा ना, इसी तरीके से सेम क्वेश्चन उठकर आपके एग्जाम में आ जाएगा कि भाई थर्ड लेवल जो है वो एग्जैक्टली क्या सिंबलाइज करता है थर्ड लेवल चैप्टर में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो क्वेश्चंस इस तरीके से हैं, जो आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैंने एमसीक्यू फॉर्म में करवाया हुआ है। अगर आज से पहले आप मेरे चैनल पर आए हैं तो आपको पता होगा कि मैं इसी तरीके से आपको रिवाइज करवाती हूँ ताकि आपके पॉइंट्स रिफ्रेश हो जाए दिमाग में, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसे ही उठकर आएगा, तो अपनी लैंग्वेज में लिखना, बढ़िया सिंपल शॉर्ट सेंटेंसेस बनाकर लिखना, ठीक है। हमें कॉन्सेप्ट ज्यादा मायने रखता है, रटाफिकेशन नहीं। क्लियर? यस। व्हाट डज द थर्ड लेवल सिंबलाइज? अब देखो थर्ड लेवल क्या सिंबलाइज करता है? अ पोर्टल टू अ डिफरेंट सिटी, कि भाई एक डिफरेंट सिटी में जाने का एक तरीके से रास्ता या जरिया। अ मीडियम ऑफ एस्केप फ्रॉम मॉडर्न लाइफ्स हार्श रियलिटीज, अ प्लेस फॉर टाइम ट्रैवल, या अ लोकेशन फॉर पीस टॉक्स। अब आपको पता चल जाएगा, आपने चैप्टर पढ़ा है, इस तरीके का अगर क्वेश्चन आएगा आप क्या आंसर करोगे? जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, क्या आंसर करोगे? वेरी गुड। तो ये है आपका आंसर। अब अगर आपको ये आंसर लिखना होगा तो आप उसमें ये वाला पॉइंट जरूर ऐड करेंगे कि द थर्ड लेवल इन द चैप्टर, थर्ड लेवल सिंबलाइजेज अ मीडियम ऑफ एस्केप फ्रॉम मॉडर्न लाइफ्स हार्श रियलिटी, ठीक है। इसको अब आप और एक्सप्लेन करके लिख सकते हो कि मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज, फियर, वॉर एंड वरीज, ठीक है। तो इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर था चार्ली, ही वांट्स टू एस्केप फ्रॉम ऑल दोज वरीज, राइट, बट उसको सबकॉन्शियसली ऐसा था, रियलिटी में उसे लगता था कि उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। Moving to the next question, what convinced Charlie that he had reached the third level and not the second level? Charlie को क्या चीज ने कन्विंस किया कि वो थर्ड लेवल पहुंच गया है, सेकंड लेवल नहीं? अब ये सवाल सीधा अगर एग्जाम में आ गया तो हमारे दिमाग में चमकना चाहिए कि जैसे ही वो थर्ड लेवल जाता है तो सारी चीजें पुराने जमाने की हो जाती हैं, ठीक है। अब थर्ड लेवल का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको पता होना चाहिए। अगर थर्ड लेवल चैप्टर आपने पढ़ा है और आप उसमें इस चीज को ड्रॉप कर दोगे तो सबसे बड़ी गलती है। थर्ड लेवल चैप्टर में थर्ड लेवल का डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ ट्रेन गेट्स, द ओल्ड स्टाइल करेंसी ही फाउंड, द स्मॉलर रूम्स एंड ओल्ड फैशन टिकट विंडोज, या द ब्राइट लाइट्स एंड मॉडर्न डिजाइन्स। क्या चीज थी जिसको देखकर चार्ली को यह लगा कि भाई नहीं, ये तो सेकेंड लेवल नहीं है, ये तो डेफिनेटली थर्ड लेवल है? सोचो सोचो, बहुत इजी आंसर है। ट्रेन गेट्स को देख के लगा था, ओल्ड करेंसी उसको वहां मिली नहीं। मेन चीज क्या थी कि वहां पर स्मॉलर रूम्स एंड ओल्ड फैशन टिकट विंडोज, जो टिकट विंडोज थी वो पुराने जमाने की थी। अब हम रिवाइज कर लेते हैं, और क्या क्या था वहां पर? जो लोग घूम रहे थे उन्होंने पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे, ठीक है। मटन लेग स्लीव्स जैसी चीजें लड़कियों ने पहनी थी। लड़कों की बहुत वियर्ड दाढ़ी मूछ थी, मस्टैश और बियर्ड जो थी वो बहुत ही वियर्ड थी, अजीब सी थी, जो आजकल नहीं देखी जा सकती। साइड बर्न्स थे लोगों के बड़े बड़े, ठीक है ना। लाइट्स बहुत ज्यादा डिम थी, फ्लिकरिंग लाइट्स थी। ब्रास स्पिटून्स आपको देखने को मिलेंगे। रिवाइज करो मेरे साथ, ये चीजें लिखनी है आपको आपके आंसर में। हम ऐसे ही रिवाइज करेंगे। समझ लो मैं तुम्हारी बहन हूं, तुम्हारे सामने बैठी हूं थर्ड लेवल चैप्टर लेके। अब मैं तुमसे ये सवाल कर रही हूं कि बता थर्ड लेवल में उसने क्या क्या चीजें देखी जिससे उसे लगा कि वो थर्ड लेवल में है। तो आप मुझे बताओ कि हाँ दीदी मैंने ऐसा देखा, मैंने वैसा देखा, मैंने ये देखा, वो देखा, ये देखा, चार्ली ने ये सब चीजें नोटिस की, ठीक है। वैसे आंसर किया करो। अब मैं तुम्हें सुन तो नहीं सकती, पर तुम वहां बैठ के तो आंसर कर सकते हो ना।
है ना, तो मैं मान लूंगी कि तुम आंसर कर रहे हो, ठीक है। तो साथ साथ हम रिवाइज करेंगे, हर एक सवाल के साथ हम रिवाइज करेंगे चीजों को, ठीक है। चलो, How did Charlie confirm that he was not in the present time at the third level? अब चार्ली जो है ये कैसे कंफर्म करता है कि वो थर्ड लेवल में है, सेकंड लेवल में नहीं, बताओ। He met his old friend Sam there, वहां वो सैम से मिला। He saw an issue of The World न्यूज़पेपर फ्रॉम 1894। ही चेक द टाइम गेट, अब उसने द वर्ल्ड न्यूज़पेपर देख लिया तो जो 1894 के टाइम का था। ही चेक द टाइम ऑन अ क्लॉक दैट वाजंट वर्किंग, कि उसने घड़ी में टाइम चेक किया जो समय काम नहीं कर रही थी। या ही स्पोक टू पीपल हु टोल्ड हिम द डेट, या उसने उन लोगों से बात की जिसने उन्हें डेट बताई। क्या है आंसर? चार्ली ने कैसे कंफर्म किया था दैट ही वाज नॉट इन द प्रेजेंट टाइम एट द थर्ड लेवल? कैसे? ऑब्वियसली ही सॉ एन इशू ऑफ दी वर्ल्ड, उसने देखा कि द वर्ल्ड न्यूज़पेपर, एक पूरा पैक रखा हुआ है न्यूज़पेपर्स का, और वो न्यूज़पेपर था दी वर्ल्ड, जो अब पब्लिश होना बंद हो गया था। जो कब पब्लिश होता था? 1894 में। वो जब पास गया तो वहां पर उस टाइम के प्रेसिडेंट की न्यूज छपी हुई थी और तारीख जो थी वो बैक डेट थी, इसीलिए उसे कंफर्म हुआ कि भाई न्यूज़पेपर से उसने कंफर्म किया कि यस मैंने टाइम ट्रैवल कर लिया है। नेक्स्ट वन, व्हाई डिड चार्ली ऑफन गेट्स लॉस्ट एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन? चार्ली अक्सर जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर क्यों गुम जाता था? अब इसने क्या पूछ लिया? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में पूछ लिया। एग्जाम में सवाल आएगा, जवाब क्या दोगे? रिवाइज करो फटाफट से। कैसे? उसने बोला था कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो एक ट्री की तरह बढ़ रहा है। याद है आपको? इतने नंबर ऑफ कॉरिडोर्स है, इतने सारे स्टेशंस हैं कि आप कभी भी अगर एक जगह से एंट्री लेते हो तो पता नहीं कितने ब्लॉक दूर जाकर आप निकलोगे। The station was undergoing construction? No. The station had many complicated pathways and corridors? He was distracted by the crowds. He never paid attention to the signs. Wrong. The option number, जल्दी बोलो, क्या होगा सही जवाब? सेकेंड। वेरी नाइस। की स्टेशन जो थे उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड पाथवेज और कॉरिडोर्स थे। आप हमेशा कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि ये सबसे बड़ा स्टेशन जो है वो बताया जाता है, और ये कहेंगे कि हम ना न्यूयॉर्क के अंदर आप कहीं भी घूम रहे हो ना, हो सकता है आपके नीचे से ट्रेन जा रही हो, तो वो एक्चुअल में एक ट्री की तरह ग्रो कर रहा है, ये रेफरेंस दिया था। अगला सवाल, व्हाई डिड चार्ली सस्पेक्ट सैम हैड गॉन टू गेल्सबर्ग? अब चार्ली ने ये कैसे सस्पेक्ट किया, क्यों सस्पेक्ट किया कि सैम जो है वो गेल्सबर्ग चला गया? कैसे लगा उसको? जब ये सब कुछ हो गया, एंड में उसने ढूंढना बंद कर दिया थर्ड लेवल को, तो उसको सैम नहीं मिल रहा था, सैम कुछ दिन से गायब था। अब व्हाट वाज द रीजन? उसे ऐसा क्यों लगा कि सैम जो है वो थर्ड लेवल में चला गया है? सैम कौन था? कौन था सैम? उसका साइकियाट्रिस्ट था, साथ ही साथ उसका दोस्त भी था। तो जितनी भी बातें थी वो सब सैम को बताता था, एज अ फ्रेंड भी बताता था, एज अ साइकियाट्रिस्ट भी बताता था, राइट? तो अब यहां पर जब वो उसको सारी चीजें बताता था तो सैम भी उसी जमाने में रह रहा है, चार्ली भी उसी जमाने में रह रहा है। जो चीज चार्ली फेस कर रहा है वही सैम भी फेस कर रहा है, तो एक्चुअल में उसे, सैम को उसकी चीजें सुनना बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। और वो मन ही मन ये चाहता था, दैट मन ही मन इज सबकॉन्शियसली वो ये चाहता था क्या, कि मैं भी काश पुराने जमाने में वो शांति के टाइम में चला जाऊं, ठीक है। यस, तो बस Sam had mentioned Galesburg in a letter. Sam had bought a house in Galesburg. Charlie found a letter from Sam's grandfather mentioning Galesburg. Charlie had a vision of Sam in Galesburg. सपना देखा था उसने गेल्सबर्ग, उसने एक लेटर में मेंशन किया था, उसने गेल्सबर्ग में घर खरीदा था, या चार्ली को एक लेटर मिला था किसके अंदर? वो जो स्टैम्प कलेक्शन वाला उनका चीज था, वो जो फर्स्ट डे कवर वाला चीज था, उसमें ऑब्वियसली फर्स्ट डे कवर ये लोग कलेक्ट करते थे, जो उसको उसके दादाजी से मिला था। एक दिन उसने देखा कि ये तो कोई नया ही फर्स्ट डे कवर है, आज से पहले यहां नहीं था। उसने निकाला तो उसके अंदर उसे सैम का लेटर मिलता है। अब वो जो लेटर उसे मिलता है बेटा, उसके अंदर सैम ने उसको आमंत्रण दे रखा है, वेलकम कर रखा है, इनवाइट कर रखा है, भाई तू ढूंढता रहे थर्ड लेवल। तो एक इंसान जो थर्ड लेवल इमेजिन कर सकता है वो क्या एक लेटर इमेजिन नहीं कर सकता? सो ये सब कुछ पूरा चैप्टर एक इमेजिनेशन है। तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी, ठीक है। नेक्स्ट वन, हाउ डिड चार्ली डिस्क्राइब गेल्सबर्ग इन 1894? कैसे वो गेल्सबर्ग को डिस्क्राइब करता है 1894 में? अ नॉइजी एंड क्राउडेड सिटी, अ प्लेस विद बिग ओल्ड हाउसेस एंड पीसफुल लॉन्स, अ सिटी विद मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, या अ बस्लिंग इंडस्ट्रियल हब? जल्दी जल्दी करेंगे बेटा, बहुत सारे सवाल करने हैं ना, तो हम इधर उधर की बातें ना करके
हम जल्दी जल्दी सवाल सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें पूरी बुक रिवाइज करनी है, समय हमारे पास इतना है नहीं। हाउ डिड चार्ली डिस्क्राइब गेल्सबर्ग इन 1894? चार्ली जो है गेल्सबर्ग को कैसे डिस्क्राइब करता है 1894 में? तो वो एक ऐसी जगह थी, बिग ओल्ड हाउसेस, बड़े बड़े घर होते थे, है ना, और लॉन्स होते थे, शांति होती थी, कोई भसड़ नहीं है, कोई भीड़ भड़क्का नहीं है, ठीक है, शांति से लोग बैठे हुए हैं, चिल कर रहे हैं, लंबी लंबी शामें हैं, एक दूसरे को इनवाइट कर रहे हैं, अपने पॉच में खड़े होकर गाना गा रहे हैं, लॉन्स में अपना चिल कर रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, आदमी सिगार पी रहे हैं, लेमनेड के लिए इन्वाइट कर रहे हैं, सारी चीजें। ये डिटेल्स आपको याद होनी चाहिए, और ये कब याद होंगी? जब आपने चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ा होगा। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। समरी से काम नहीं चलता है, समरी इज नॉट द थिंग, ठीक है, विच यू शुड रिलाई ऑन, राइट। व्हाट डिड चार्ली लर्न फ्रॉम द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर अबाउट सैम? अब चार्ली जो है वो क्या सीखता है फ्रॉम द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर, स्टैम्प और कॉइन स्टोर से अबाउट सैम, सैम के बारे में। उसे सैम के बारे में स्टैम्प और कॉइन स्टोर से क्या पता चलता है? Sam had bought antique furniture. Sam ने antique furniture खरीदा। या Sam had purchased old style currency worth $800. Sam ने $800 की पुरानी करेंसी खरीदी। Sam had invested in a new business in New York. Sam ने एक नए बिजनेस में इन्वेस्ट किया न्यूयॉर्क में। या Sam had sent rare stamps to Charlie. या Sam ने चार्ली को बहुत ही रेयर, विचित्र, एकदम जो मिलती नहीं है वैसी वाली स्टैम्प्स भेजी। सोचो, What did Charlie learn from the stamp and coin store about Sam? क्या सीखा उसने? बताओ। यस, सैम ने परचेज कर लिए थे $800 पुराने स्टाइल की करेंसी में, वो उसे पता चला था वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट वन, व्हाट डिड सैम एडवाइस चार्ली टू डू? सैम जो है आखिरकार वो चार्ली को क्या एडवाइस करता है, क्या करने के लिए बोलता है? एस्केप टू द थर्ड लेवल एंड लिव इन द 1890s, लीव न्यूयॉर्क फॉर गेल्सबर्ग, विजिट हिम इन गेल्सबर्ग फॉर अ वेकेशन, या ट्रैवल बैक टू द प्रेजेंट टू सेव हिज करियर। अब जो सैम है वो क्या एडवाइस करता है चार्ली को, क्या करने के लिए बोलता है? एस्केप टू द थर्ड लेवल एंड लिव इन द 1890s, कि भाई तू चला जा थर्ड लेवल, है ना, और वहां 1890s में रहे, न्यूयॉर्क छोड़ दे, ठीक है, गेल्सबर्ग के लिए, विजिट हिम इन गेल्सबर्ग फॉर अ वेकेशन, छुट्टियों पे गेल्सबर्ग आ जा, या ट्रैवल बैक टू द प्रेजेंट टू सेव हिज करियर, अपना करियर बचाने के लिए। तो ऑब्वियसली वो उसे बोलता है थर्ड लेवल जो है वहां पर आ जा और 1890s में आके रह, बहुत बढ़िया जिंदगी है यहाँ पे। Why did the booking clerk refuse to accept Charlie's money? अब जो बुकिंग क्लर्क था, जो टिकट देने वाला बंदा था, उसने चार्ली का पैसा लेने से मना क्यों कर दिया था? What was the reason? He was in the third level, और थर्ड लेवल में है तो मतलब पुराने टाइम में है, पुराने टाइम में है तो पुराने टाइम की करेंसी चलेगी। अब तुम अभी के समय में किसी को पुराने नोट दोगे तो वो तुम्हें पकड़ेगा, मारेगा, ठीक है, तुम्हें कूटेगा, है ना, तुम्हें जेल करवा देगा कि तुम पागल बना रहे हो। Wait, the money was too old. Charlie did not have enough cash. The money was of the wrong denomination. The money was foreign currency. The money was of the wrong denomination. बोलो, सही है क्या? या money did not, Charlie did not have enough cash. बोलो ना, मैं क्यों बताऊं? और जितने भी बच्चे अभी क्लास के अंदर है, फटाफट से एक बार बेटा क्लास को लाइक कर दो यार। मुझे चाहिए सभी बच्चे, जितने भी बच्चे क्लास के अंदर हैं, फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए, जल्दी 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 जल्दी। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लास 12th के जितने भी बच्चे हैं, क्लास 12th के जितने भी बच्चे हैं, अगर आप लोगों को अपनी बेस्ट तैयारी करनी है, बट नॉट फॉर ओनली क्लास 12th, क्लास 11th, क्लास 10th, सभी क्लासेस के बच्चों के लिए यहाँ पर कंटेंट डलता है भूमिका चौहान चैनल पर। अभी अभी हमने स्टार्ट किया है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सपोर्ट लगातार दिखाएंगे। व्हाई डिड द बुकिंग क्लर्क रिफ्यूज टू एक्सेप्ट चार्लीज मनी? क्योंकि वो रॉन्ग डिनोमिनेशन का था, मतलब पुराना था, गलत पैसे दे रहा था वो बेसिकली, ठीक है। Why did Charlie rush back from the third level? जो चार्ली है वो थर्ड लेवल, चार्ली जो है वो वापस से why did Charlie rush back from the third level? थर्ड लेवल से भाग क्यों लेता है चार्ली? अब चार्ली उसे गलत पैसे दे रहा था, मतलब आगे के समय के पैसे दे रहा था, उस इंसान को थोड़ी पता है कि आगे कुछ साल बाद ये वाली करेंसी चलने वाली है ना। सो ही रियलाइज्ड इट वाज एन इल्यूजन, ठीक है, उसे लगा कि ये तो भ्रम है मेरा। It was afraid, he was afraid the police would arrest him. उसे डर लग रहा था कि पुलिस उसे पकड़ लेगी। He wanted to catch a train back to New York, या वो एक
ट्रेन पकड़ना चाहता था न्यूयॉर्क के लिए, या ही डिड नॉट फाइंड सैम एट द थर्ड लेवल, या उसको सैम नहीं मिला थर्ड लेवल पे? कुछ नहीं। वहां पे उसने जब उसको करेंसी दी, करेंसी सामने वाला देख के बोला पागल बनाने की कोशिश कर रहा है क्या मुझे, तो उसे रियलाइज हुआ कि ओहो हो, यहाँ पे तो पुराने जमाने के नोट चलते हैं और अब ये मुझे पकड़ लेगा, अब मैं भाग जाता हूं, क्योंकि चाहे नया जमाना हो चाहे पुराना जमाना हो, पैसे तो किसी भी पुलिस तो हर जमाने की बेकार होती है। वो डर रहा था कि पुलिस शायद उसे अरेस्ट कर ले। नेक्स्ट वन, हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, कि जो चार्ली है वो कैसे पहुंचेगा थर्ड लेवल पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। हाउ डिड चार्ली कैसे पहुंचा थर्ड लेवल पर? He took a subway train directly to the third level. उसने ट्रेन ली थी. He got lost while searching for the exit and ended up at third level. वो एग्जिट ढूंढ रहा था और थर्ड लेवल में बाई चांस पहुंच गया. He was guided by an old stationer, कि किसी स्टेशन मास्टर ने उसे गलत रास्ता बता दिया था, या he used a secret passageway, या उसने कोई एक सीक्रेट पैसेजवे देखा था, वहां से वो गया. तो नहीं, सिंपल सी चीज है कि वो गुम गया था, वो निकलना चाहता था वहां से बाहर, बट गलती से वो गलत अजीबो गरीब पता नहीं कितने कॉरिडोर्स है वहां पर, और वो एक कॉरिडोर में चला गया एंड देन वो जाता गया. बट ये सब उसका इमेजिनेशन है भाई, एवरीथिंग इज हिज इमेजिनेशन, राइट? इसमें से कुछ भी जो है वो सत्य ट्रू नहीं है. चलो, what made Charlie believe that he was actually standing at the third level? What made Charlie believe? क्या चीज थी जिससे चार्ली को यकीन हुआ कि वो एक्चुअल में थर्ड लेवल पर बैठा है? अभी हमने किया था, क्या चीज थी? द वर्ल्ड न्यूज़पेपर से पता चला था. सो ऑप्शन नंबर बी, द 1894 इशू ऑफ द वर्ल्ड न्यूज़पेपर एंड पीपल ड्रेस्ड इन ओल्ड फैशन क्लोथिंग, की लोगों ने पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे, और द वर्ल्ड न्यूज़पेपर था जो कि पुराने जमाने में छपता था, अब नहीं छपता है. करियर एंड आइव्स लोकोमोटिव, ये भी याद कर लेना, पुराने जमाने का ही ये एक इंजन था जिसमें ऐसे एक बड़ी सी फनल होती है उस टाइप का, ठीक है. करियर और आइव्स का एक इंजन था, उससे पता चला था. बाद में उसे रियलाइज हुआ जब वो ट्रेन की टिकट लेने जाता है, तब उसे कंफर्म हो गया और वो वहां से भाग लिया. ये सब कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ वो इमेजिन कर रहा है. अगला सवाल, व्हाट काइंड ऑफ पीपल डिड चार्ली सी एट द थर्ड लेवल? किस तरीके के लोग चार्ली थर्ड लेवल पर देखता है? पीपल इन मॉडर्न क्लोथ्स, मॉडर्न, आई टोल्ड यू देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी एंड दिस ओ लेटर. पीपल इन मॉडर्न कौन बोलता है? मॉडर्न clothes, people dressed in 19th century clothing, people dressed in futuristic attire, people dressed as tourists. हाँ, जल्दी आंसर करो, शाबाश. वेरी नाइस, बढ़िया, फटाफट. व्हाट काइंड ऑफ पीपल डिड चार्ली सी एट द थर्ड लेवल? किस तरीके के लोग उसने देखे थे जिन्होंने 19th सेंचुरी के कपड़े पहने हुए थे. नेक्स्ट वन, हाउ डज चार्ली मेक हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ द थर्ड लेवल वेरी रियलिस्टिक? चार्ली कैसे थर्ड लेवल का जब वो डिस्क्रिप्शन देता है तो वो बिल्कुल रियलिस्टिक लगता है. बाय डिस्क्राइबिंग द वेदर कंडीशंस, वहां का मौसम बता के. बाय कंपेयरिंग द थर्ड लेवल टू द सेकंड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, कंपेयर करके कि सेकंड लेवल ऐसा है, थर्ड लेवल ऐसा है, जिससे रियलाइज होता है उसे. बाय स्पीकिंग टू पीपल he knows at the third level, उन लोगों से बात करके जिन्हें वो जानता था थर्ड लेवल पे, या by explaining the exact time and date he arrived, exact time और date बता के जब वो वहां पहुंचा. जल्दी से आंसर करो, मैं पानी पी लेती हूँ थोड़ा सा. यस, कैसे बताता है वो डिस्क्रिप्शन, कैसे देता है थर्ड लेवल का? भाई वो कंपेयर करता है कि सेकंड लेवल इस तरीके का दिखता है और थर्ड लेवल इस तरीके का दिखता है, जिससे मुझे ये पता चला कि मैं सच में थर्ड लेवल में आ गया हूं. ठीक है. अगला, व्हाट इज इन्फर्ड फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली? सैम का जो लेटर था चार्ली को, उससे क्या क्या समझा जा सकता है? सैम हैड इन्वेंटेड टाइम ट्रैवल, सैम ने टाइम ट्रैवल इन्वेंट कर लिया है. सैम बिलीव्ड इन द एग्जिस्टेंस ऑफ थर्ड लेवल, सैम मान गया है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, एंड एनकरेज्ड चार्ली टू जॉइन हिम, और उसने चार्ली को भी पूरा प्रोत्साहित करा कि भाई तू भी ढूंढ, तू चुप मत बैठ. Sam was returning to New York. Sam न्यूयॉर्क रिटर्न कर रहा है, या Sam wanted Charlie to forget about the third level, या Sam चाहता है कि चार्ली भूल जाए थर्ड लेवल के बारे में. What is inferred from Sam's letter to Charlie? क्या निकाला जा सकता है? ऑब्वियसली वो मान गया है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, और अब वो चार्ली को बोल रहा है कि तूने ढूंढना क्यों बंद कर दिया. बेसिकली क्या हुआ, चार्ली बहुत दिनों तक ढूंढ रहा था, सबको बहुत टेंशन हो गई. ठीक है, तो एंड में चार्ली ने ढूंढना बंद कर दिया, बट मन ही मन चार्ली कोई एक रीजन चाह रहा था कि वो वापस से ढूंढे. तो उसने इस इमेजिनेशन का बहाना लिया कि सैम तो चला गया भाई गेल्सबर्ग, देखो सच बोल रहा था मैं,
और सैमी मेरे को बोल रहा है बार बार कि तू ढूंढ तू ढूंढ तू ढूंढ, तो अब मैं वापस ढूंढूंगा। एवरीथिंग इज इमेजिनेशन। बहुत 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 ही भयंकर आदमी है भाई, कुछ भी सोच सकता है वो। हु इज द टाइगर किंग? नेक्स्ट चैप्टर है दी टाइगर किंग। टाइगर किंग कौन था? द चीफ एस्ट्रोलॉजर ऑफ प्रतिबंधपुरम, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, अ रॉयल टाइगर हंटर फ्रॉम गेल्सबर्ग, अ फेमस हंटर फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर। कौन था टाइगर किंग? द चीफ एस्ट्रोलॉजर ऑफ प्रतिबंधपुरम, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, तो महाराजा जी थे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन, व्हाई डज द महाराजा गेट द टाइटल टाइगर किंग? महाराजा को टाइगर किंग का टाइटल क्यों दिया? जल्दी जल्दी जवाब दो यार। He was known for being a great king, क्योंकि बहुत महान राजा था। He killed 100 tigers to fulfill a prophecy. बोलो जल्दी से। He killed, क्योंकि उसने मारे थे 100 टाइगर्स to fulfill a prophecy. He had a special bond with tigers. उसका टाइगर्स के साथ बहुत स्पेशल बॉन्ड था। या he was trained to control tigers in his kingdom, या फिर वो बिल्कुल ट्रेंड था कि टाइगर्स को कैसे कंट्रोल करना है उसके किंगडम में। एक सेकंड बेटा, एक कॉल आ रहा है, बाद में बात करेंगे। यस, बोलो क्यों महाराजा जो है उन्हें टाइटल मिला था? भाई उनके बारे में एक भविष्यवाणी हुई थी। प्रोफेसी क्या हो गया? एक तरीके से भविष्यवाणी, फ्यूचर के बारे में जो बता दे रहे, तो उसको फुलफिल करने के लिए उन्होंने 100 टाइगर्स को मारा था, इसीलिए उनको टाइगर किंग का टाइटल मिला था। Right? Next one. What was the first action taken by the young prince after hearing his death prophecy from the astrologer? अब पहला एक्शन हमारे टाइगर किंग ने क्या लिया था जब उसने उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी सुनी थी एक एस्ट्रोलॉजर से, है ना? So he decided to become a monk. उसने सोचा मैं तो महात्मा बन जाता हूँ। He asked the astrologers to tell him when he would die. उसने बोला एस्ट्रोलॉजर को कि तू मुझे बता मैं कब मरूंगा। He vowed to kill 100 tigers to avoid his death. उसने मतलब उसने प्रण ले लिया, कसम खा ली कि मैं तो अब 100 टाइगर्स को मार के ही दम लूंगा, तब तक ना मैं अपने राज्य पे ध्यान दूंगा, ना बीवी पे, ना बच्चे पे, किसी पे ध्यान नहीं दूंगा। He ignored the prophecy and lived a carefree life. या उसने उस भविष्यवाणी पर ध्यान नहीं दिया और एक आजाद खुल के बिना किसी चिंता के जिंदगी जी। वो ऐसा कर सकता था, है ना? जब इतना ही तू ब्रेव है तो जिस दिन टाइगर के साथ तेरा सामना हो तब तू सामना कर लियो। तू जबरदस्ती क्यों उनको मारने के लिए जा रहा है? भाई तू प्रूव कर रहा है ना, तू भविष्यवाणी प्रूव करके अपनी ब्रेवरी प्रूव करना चाहता है, तू अपनी मौत टालना चाहता है, विच इज रॉन्ग। नहीं टाल सकते आप उस चीज को, है ना? तो आप क्या कर सकते थे? आप, हो सकता है वो आपके सामने होता, टाइगर जबरदस्ती क्यों मारने जाना? आप सामना तब करते जब वो आप पे हमला करता। एंड में मरा भी तो कैसे मरा? लकड़ी के टाइगर से ना, राइट? So how did the Maharaja plan to find the remaining tigers after the tiger population became extinct in the kingdom? अब महाराजा ने कैसे प्लान किया कि वो बाकी के टाइगर्स को ढूंढेगा जब टाइगर का पॉपुलेशन जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, एक्सटिंक्ट मतलब बिल्कुल विलुप्त हो गया था उसके किंगडम में। तो उसने किसको बुलाया था? दीवान को बुलाया। क्या आइडिया बोला? बोला मेरे को शादी करनी है। तो दीवान वाज लाइक कि भाई मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता जी, मेरी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है। तो वो बोला पागल है क्या, तेरे से किसे शादी करनी है? मुझे शादी करनी है लेकिन ऐसी लड़की से जिनके एरिया में ज्यादा से ज्यादा टाइगर्स हो। क्या होगा? Yes, he married a princess from a state with a large tiger population. ऑप्शन नंबर सी, उसने एक ऐसी प्रिंसेस से शादी की जो कि ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन से थी। ठीक है, नेक्स्ट वन। What events makes the Maharaja anxious and determined to kill the 100th tiger? अब क्या इवेंट्स थे जो महाराजा को चिंतित कर देते हैं एंड दृढ़ कर देते हैं 100वें टाइगर को मारने के लिए? किस वजह से? A tiger attacked his palace. टाइगर ने उसके पैलेस को अटैक किया। He received a warning from the chief astrologer. चीफ एस्ट्रोलॉजर से उसे वार्निंग मिली। He wanted to be free from fear और सुपरस्टिशन। वो आजाद होना चाहता था उस डर से और उस भविष्यवाणी से भी। He wanted to prove his power to the British Empire, या फिर वो अपनी ब्रिटिश एम्पायर की पावर, अपनी पावर शो करना चाहता था ब्रिटिश एम्पायर को। चीफ एस्ट्रोलॉजर ने बेसिकली उसको क्या कर दिया था, वो और डिटर्मिन्ड कब हो गया था? पहले उसने एक टाइगर मार के एस्ट्रोलॉजर के पास बुलाया उसको कि देख तू तो बोल रहा था कि मेरी जो मृत्यु है वो टाइगर की वजह से होगी, बट देखिए मार दिया मैंने टाइगर। तो एस्ट्रोलॉजर उसको बोलता है कि तुम्हारी मृत्यु टाइगर की वजह से ही होगी, पर जो तुम्हें डरना चाहिए ना बेटा, वो 100वें टाइगर से डरना चाहिए। ठीक है, और अगर मेरी भविष्यवाणी गलत निकली ना तो अपनी चोटी काट दूंगा, सारी किताबें जला दूंगा, इंश्योरेंस कंपनी में काम करने लग जाऊंगा। उस समय इंश्योरेंस कंपनी नहीं होती थी, बट बीइंग सरकास्टिक हमारे कल की जी ये बात बोलते हैं
तो वो कहता है कि भाई उसे वार्निंग मिली थी चीफ एस्ट्रोलॉजर से, कि चेतावनी मिली थी भाई 100वां टाइगर जो है वो तुम्हें मारेगा, दैट्स व्हाई उसने 100 टाइगर मारे थे, राइट? 100th नहीं, 100 टाइगर्स, ठीक है, यस। नेक्स्ट वन, वाई वॉज द महाराजा संक इन ग्लूम बिफोर फाइंडिंग द 100th टाइगर? अब 100वां टाइगर मिलने से पहले वो बहुत उदास क्यों हो जाते हैं? He had lost his way in the forest, गुम गए थे। He had not been able to find the tiger despite multiple efforts, इतना कुछ करने के बाद भी वो टाइगर नहीं ढूंढ पा रहे थे। The astrologers predicted his failure, astrologers ने बोला कि यार कुछ नहीं होना, तू फेल होएगा। या he feared that the 100th tiger would escape, या उसे लगा कि 100वां टाइगर जो है वो भाग ना जाए। तो वो बहुत उदास हो गया था क्योंकि उसे बहुत सारे एफर्ट्स के बाद भी 100वां टाइगर जो है वो नहीं मिल रहा था। उसने सब कुछ करके देख लिया और वो एंड में तो फॉरेस्ट में ही रहने लग गया, बोला मैं तो बस यहीं रहूंगा जब तक मुझे 100वां टाइगर नहीं मिल जाता। नेक्स्ट वन, हाउ डज द दीवान ट्राई टू हेल्प द महाराजा फुलफिल हिज मिशन ऑफ किलिंग द 100th टाइगर? अब जो दीवान है वो कैसे कोशिश करता है महाराजा की पूरी करने में उनका मिशन को, 100वें टाइगर को मारने की। तो दीवान को दिखा कि यार ये तो अब बहुत ज्यादा हो रहा है और ये हमारे साम्राज्य के लिए बहुत नुकसानदायक है और हमारी नौकरियां भी जाएंगी। तो दीवान ने कदम उठाया और वो एक टाइगर जो है वो पीपल्स पार्क मद्रास से लेकर आया। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, ठीक है ना, बूढ़ा टाइगर था वो। What happens to the tiger after the महाराजा shoots it? क्या होता है उस टाइगर के साथ जब महाराजा उसे गोली मार देते हैं? क्या होता है? द टाइगर डाइज इमीडिएटली, मर जाता है एकदम से। टाइगर एस्केप्स इनटू द फॉरेस्ट, भाग जाता है। द टाइगर फेंट्स एंड इज देन शॉट बाय द हंटर्स, टाइगर बेहोश हो जाता है और बाद में महाराजा के डर से शिकारी लोग उसको शूट कर देते हैं। या द टाइगर इज कैप्चर्ड अलाइव एंड ब्रॉट टू द पैलेस, या टाइगर को जिंदा पकड़ लिया जाता है और पैलेस में लाया जाता है। ऑब्वियसली टाइगर को उसने शूट किया, डर की वजह से टाइगर बेहोश हुआ, मरा नहीं था। राजा वहां से चला जाता है, बोलता है इसका प्रोसेशन लेकर आओ, पर एंड में जब हंटर्स देखते हैं तो वो जिंदा होता है। महाराजा के डर की वजह से हंटर्स उसको मार देते हैं। तो ऑप्शन नंबर, द टाइगर फेंट्स एंड इज देन शॉट बाय द हंटर्स। व्हाट अल्टीमेटली कॉजेज द महाराजाज डेथ? क्या चीज थी जिससे अल्टीमेटली महाराजा की मृत्यु हो जाती है? 100 टाइगर उन्हें मारता है, वुडन टाइगर जो कि एक टॉय में एक फांस निकली होती है उससे वो मर जाते हैं इन्फेक्शन की वजह से। ही डाइज ड्यूरिंग अ टाइगर हंटिंग एक्सीडेंट, या द एस्ट्रोलॉजर्स कर्स कम्स ट्रू। क्या होगा? व्हाट अल्टीमेटली कॉजेज दी महाराजाज डेथ? महाराजा की डेथ जो है अल्टीमेटली किस चीज की वजह से होती है? जल्दी जल्दी आंसर करो बेटा, बहुत सारे सवाल करने हैं हमको, ठीक है। तो ऑब्वियसली महाराजा की जो डेथ होती है वो एक वुडन टाइगर की वजह से होती है, जो अच्छे स्किल्ड कारपेंटर ने नहीं बनाया होता, जिसमें लकड़ी की अलग अलग मतलब सिल्वर्स निकली होती हैं एंड वो उसके हाथ में लगती है एंड देन उससे इन्फेक्शन होता है एंड देन ऑपरेशन सक्सेसफुल। दैट मीन्स रियल में जो 100 टाइगर था वो था एक वुडन टाइगर जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई। नेक्स्ट वन, व्हाट वाज द आयरनी इन द महाराजाज डेथ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महाराजा की डेथ की आयरनी क्या है? एक्चुअल में होना क्या था, हुआ क्या है ना? मारा तो 100वें टाइगर ने ना, बट देखो रियल ने नहीं, एक टॉय टाइगर ने। सो ही डाइड इन द बैटल विद द टाइगर, टाइगर से लड़ता लड़ता मरा। एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेसी प्रूव्ड ट्रू इन अनएक्सपेक्टेड वे, एस्ट्रोलॉजर की जो भविष्यवाणी थी वो सही प्रूव हो गई पर एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में। He was killed by a wooden tiger after killing 99 real tigers, वो एक वुडन टाइगर की मदद से मारा गया 99 टाइगर मारने के बाद, रियल टाइगर मारने के बाद। या he was killed by a hunter while hunting the 100th tiger, या फिर वो एक हंटर के द्वारा मारा गया। तो ऑब्वियसली वो एक वुडन टाइगर, आयरनी यही थी कि इतने रियल टाइगर्स मारने के बाद भी वो एक वुडन टाइगर से मारा गया। तो भविष्यवाणी में कहीं भी ये नहीं था कि आपकी मौत रियल टाइगर से होगी या वुडन टाइगर से होगी, मौत तो टाइगर से ही हुई ना। बट ऑल दीज सुपरस्टिशंस आर वेस्ट, आई शुड से, बिकॉज इकोसिस्टम को कितना नुकसान पहुंचाया, राइट? आप अपनी ब्रेवरी प्रूफ करने के लिए, आपने अपना करेज प्रूव करने के लिए आपने टाइगर्स की ऐसी तैसी कर दी भाई। What does the phrase penny wise pound foolish describe about the महाराजा? पेनी वाइज पाउंड फुलिश जो है ये फ्रेज कैसे डिस्क्राइब करता है, क्या डिस्क्राइब करता है महाराजा को? हिज इंसिस्टेंस ऑन पर्सनली किलिंग ऑल टाइगर्स, हिज ऑब्सेशन विद किलिंग टाइगर्स इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन मोर इंपॉर्टेंट मैटर्स, his reluctance to compromise with the British officer, या his wastefulness in trying to please everyone? जल्दी बताइए।
जल्दी बताओ। इस फ्रेज का मतलब कितने बच्चों को पता है? पहले तो ये जानना जरूरी है। ये जो इडियम है यहां पर, इसका मतलब क्या है? बोलो। देखो बहुत सिंपल है, पेनी वाइस पाउंड फुलिश। मतलब आप जब छोटी छोटी चीजों को लेके बहुत ज्यादा केयरफुल हैं, बट बड़ी बड़ी चीजों को लेके आप बहुत स्टूपिड है। इट्स लाइक दैट। तो आप थोड़े थोड़े पैसे बचा रहे हैं, 10-10 रुपए बचा रहे हैं, बट बड़े बड़े अमाउंट को ऐसे ही खर्च कर रहे हैं, फुलिश लोगों की तरह। सो इट्स लाइक उनका जो ऑब्सेशन था टाइगर्स को मारने का, ठीक है, कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर बी होता है, क्योंकि वो मोर इंपॉर्टेंट मैटर्स पर फोकस नहीं कर रहे थे, है ना, इसलिए वो फुलिश थे। हाउ डज द ऑथर सेटायराइज द एजुकेशन ऑफ इंडियन प्रिंसेस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? कैसे वो तंज कसते हैं, सेटायराइज मतलब तंज कसते हैं पढ़ाई पर, एजुकेशन पर। जब महाराजा प्रतिबंधपुरम के हमारे जिलानी जंग बहादुर जी की एजुकेशन के बारे में बताते हैं, उनके पालन पोषण के बारे में बताते हैं, तो सब चीजें आपने देखा होगा कि कैसे जैसे ब्रिटिशर्स अपने बच्चों को पालते हैं वैसे होने लगी हैं। आज के टाइम में भी आप रील्स खोल के देख लो, हमारे इंडिया के अंदर इतने ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस हो गए हैं, जैसे ब्रिटिशर्स, अमेरिकन और ये जो सारे बाहर के लोग हैं, ये अपने बच्चों को कैसे पालते हैं वो देखने के लिए, बल्कि वो लोग हमसे सीख रहे हैं कि इंडियन कल्चर में कैसे होता है। अभी कुंभ के मेले में आप देखो कितने फॉरेनर्स आए हैं हमारे कल्चर की वजह से, है ना, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपने कल्चर को छोड़ के उन चीजों को फोकस कर रहे हैं। ठीक है, कुछ चीजें हो सकता है कि बहुत गलत हो सकती हैं, ठीक है, बट टाइम के साथ साथ हम उन्हें बेटर कर सकते हैं, बट इट्स नॉट लाइक कि हम टोटली इन्फ्लुएंस हो जाए उनके कल्चर से, विच इज रॉन्ग, बिकॉज इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन जैसा कुछ भी नहीं है। हर एक चीज के पीछे का रीजन है, हर एक चीज के पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है, इंडियन वैल्यूज के अंदर, इंडियन कल्चर के अंदर, इंडियन ट्रेडिशन के अंदर, ठीक है। सो वी शुड नॉट टोटली इग्नोर each and everything, each and every scientific thing, but we should stick to our culture, right? So how does the author satirize? कैसे author satirize करते हैं एजुकेशन को इंडियन प्रिंसेस की जो ब्रिटिश रूल के अंदर है? बोलो। By showing their love for English culture and manners, उनका प्यार दिखाकर, ठीक है। Yes, next one. What was the Diwan's reaction when the Maharaja ordered him to double the land tax? अब जो दीवान का रिएक्शन कैसा था जब महाराजा ने बोला कि टैक्सेस डबल कर दो? He protested loudly, उसने प्रोटेस्ट किया। He was terrified and shuddered in fear, वो डर गया एकदम, या he agreed without hesitation, वो मान गया, या he asked for a vacation, तो वो बहुत ज्यादा डर गया था, उसे लगा कि ये क्या हो गया भाई। What did the astrologer say when the Maharaja asked him about the 100th tiger? Astrologer क्या कहता है जब महाराजा उनसे 100वें टाइगर के बारे में पूछता है? बताइए, एस्ट्रोलॉजर क्या कहता है? तो he predicted that Maharaja would die while killing the 100th tiger. He warned Maharaja, he told the Maharaja he would be safe after killing the 100th tiger, या he advised Maharaja to stop. तो उसने सीधा क्या किया था, उसने प्रेडिक्ट किया था कि महाराजा जी जो हैं वो 100वें टाइगर के दौरान मारे जाएंगे, जब वो 100वें टाइगर मारेंगे तब वो मारे जाएंगे, ये उसने बोला था, ठीक है। सो व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर से? जब एस्ट्रोलॉजर क्या कहता है महाराजा को जब वो पूछते हैं, है ना, यही बोलता है वो। व्हाट डिड द महाराजास फर्स्ट टाइगर हंटिंग एक्सपेडिशन सिंबलाइज? जो उनका पहला उनका एक्सपेडिशन था, उनका ये जो एक तरीके से यात्रा के ऊपर वो निकल लिए थे 100 टाइगर्स को मारने की, तो जो वो पहले टाइगर को मारने के लिए गए वो क्या सिंबलाइज करता है? उनका चाइल्डहुड ड्रीम, उनका डिजायर अपनी ब्रेवरी प्रूफ करने के लिए, उनका अटेम्प्ट कि वो एस्ट्रोलॉजर की उसको गलत साबित करेंगे, या हिज एफर्ट्स टू शो ऑफ, या वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स को शो ऑफ करना चाहते थे। दोनों है, उनका डिजायर था वो अपना ब्रेवरी भी प्रूफ करना चाहते थे, प्लस उनका अटेम्प्ट था कि वो एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी को गलत प्रूफ करना चाहते थे, बिकॉज उन्होंने बाद में जैसे ही पहला टाइगर मारा तो तुरंत से एस्ट्रोलॉजर को बुलाया और दिखाया, बोले देखो तुम्हारी एस्ट्रोलॉजर तुमने जो बोला था दैट इज मैंने रॉन्ग प्रूफ कर दिया, एंड नाउ व्हाट, ठीक है। Why did the Maharaja have to send 50 diamond rings to the British officer's wife? महाराजा को जो है आखिरकार इतनी सारी रिंग्स क्यों ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को भेजनी पड़ी थी? बताइए, उसका थ्रोन खतरे में था। टू मेक अमेंड्स फॉर रिफ्यूजिंग हिज रिक्वेस्ट, क्योंकि उसने ब्रिटिश ऑफिसर को मना कर दिया था कि भाई नहीं, मैं तुम्हें नहीं टाइगर हंटिंग करने दूंगा, जो रूल सब पे अप्लाई होता है वो तुम पे भी होता है, आज तुम आए हो कल को 10 लोग और आएंगे। एज अ टोकन ऑफ अप्रिशिएशन
अप्रिसिएशन, तो ऑब्वियसली पहला वाला है, हमें बाकी के पढ़ने की जरूरत भी नहीं है कि भाई वो ठीक करना चाहता था उन चीजों को कि ठीक है मैंने तुम्हें मना कर दिया, कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारी बीवी को थोड़ा सा मक्खन लगाता हूं ताकि तुम मेरे लिए कुछ ना करो। बट 50 की 50 रिंग्स रख लेती है वो, एक भी वापस नहीं करती है ना। हाउ डिड द महाराजा मैनेज टू कीप द ब्रिटिश ऑफिसर हैप्पी बाय टाइगर हंटिंग इंसिडेंट। अब महाराजा जो है किस तरीके से उसको खुश कर देता है, ऑब्वियसली 50 डायमंड रिंग्स भेजकर उनकी वाइफ जी को, बाय सेंडिंग 50 डायमंड रिंग्स टू द ऑफिसर्स वाइफ। नेक्स्ट, व्हाट डज द ऑथर क्रिटिसाइज थ्रू द एक्शंस ऑफ द महाराजाज ऑब्सेशन विद किलिंग टाइगर्स। क्या था ऑथर जो है, व्हाट डज द ऑथर क्रिटिसाइज, ऑथर जो है हमारे कल्कि जी वो क्या आलोचना करते हैं महाराजा के एक्शन के जरिए कि उन्हें 100 टाइगर मारने का ऑब्सेशन हो गया। द एक्सेसिव वेल्थ एंड पावर ऑफ रॉयल्टी, कि भाई बहुत ज्यादा पैसा और पावर। द एब्सर्डिटी ऑफ ब्लाइंड सुपरस्टिशन एंड प्राइड, कि कैसे ये सुपरस्टिशन और आपके अंदर का गुरूर जो है दुनिया खत्म कर सकता है यार। एरोगेंस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर या क्रूअल्टी ऑफ रॉयल हंटिंग प्रैक्टिसेस। सिंपल चीज, एब्सर्डिटी ऑफ ब्लाइंड सुपरस्टिशन एंड प्राइड, वह प्राइड दिखा रहे हैं, ब्लाइंड सुपरस्टिशन दिखाया जा रहा है कि कैसे लोग अंधों की तरह चीजों को मान रहे हैं और कुछ भी नहीं देख रहे हैं, राइट। यस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, यार ये भी है द क्रूअलिटी ऑफ रॉयल हंटिंग प्रैक्टिसेस, वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि कैसे ये लोग अपनी ब्रेवरी प्रूव करने के लिए जो है इस तरीके की चीजें करते हैं, ठीक है। What is the significance of the wooden tiger in the story? Wooden tiger जो है कहानी के अंदर, उसका क्या significance है? It represents the Maharaja's childhood, महाराजा का childhood दिखाता है ये। It symbolizes the Maharaja's love for animals, ये महाराजा का जो love है animals के लिए वो दर्शाता है। It causes the Maharaja's death after he pricks his hand on it, ये महाराजा की जो मृत्यु है कहीं ना कहीं वो दिखाता है जब उसके हाथ में वो लग जाती है, कारण बनता है। इट कॉजेज द महाराजाज डेथ, महाराजा की मृत्यु का कारण बनता है वो वुडन टाइगर आफ्टर ही प्रिक्स हिज हैंड्स ऑन इट। एक तो इतनी देर से लगातार बोलते हैं ना तो हो जाता है। सो इट इज अ गिफ्ट फॉर द ब्रिटिश ऑफिसर, ये ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए गिफ्ट था, तो सिग्निफिकेंस यही था कि वो महाराजा की मृत्यु का कारण बनता है, राइट। कॉल आ रहा है बार बार, लेट मी सी। कौन है भाई? 1:40। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What was the ironic twist in the महाराजा's death? महाराजा की डेथ में आयरॉनिक ट्विस्ट क्या था? He died during a tiger hunt। की क्वेश्चन कर चुके हैं ना, अभी हम उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, आयरनी क्या थी उनके डेथ की। तो the 100th tiger he killed was not the cause of his death. He died of an old age. He was killed by astrologer. He died during a tiger hunt. तो 100वां टाइगर जो है वो ही उनकी मृत्यु का कारण बनता है, लेकिन महाराजा ने नहीं मारा था वो, है ना, महाराजा वुडन टाइगर से मरे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑथर्स यूजिंग सेटायर इन द टाइगर किंग? क्या पर्पस है ऑथर का कि वो सेटायर यूज कर रहे हैं द टाइगर किंग के अंदर? क्योंकि वो बहुत सारी चीजों पर सवाल उठाना चाहते हैं उस समय की जो गलत लगती है उन्हें, ठीक है। तो वो बेसिकली, यस, ऑप्शन नंबर बी, टू क्रिटिसाइज द एब्सर्डिटी ऑफ सुपरस्टिशंस एंड परस्यूट ऑफ मीनिंगलेस गोल्स। अब यहां पर वो ये बोल रहे हैं साफ साफ कि भाई मैं आलोचना करता हूं उन सब बेकार के सुपरस्टिशंस की, ठीक है, उन सभी मान्यताओं की, एक तरीके से अंधाधुंध जो लोग मानते हैं उन चीजों को, और किस तरीके से मीनिंगलेस गोल। अब 100 टाइगर्स को मारना कोई एक गोल है कि मैं अपने साम्राज्य पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं अपने घर पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं सिर्फ 100 टाइगर्स को मारने पे ध्यान दूंगा? दैट इज अ मीनिंगलेस परस्यू ऑफ मीनिंगलेस गोल्स। उनका गोल कोई अच्छा नहीं है, ठीक है, मीनिंगलेस है वो। अगला सवाल, हाउ डज द महाराजाज इंट्रैक्शन, ये हो चुका है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द महाराजाज ऑब्सेशन विद, ये भी हम कर चुके हैं, रिपीट हो रहा है, मतलब उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं पर बार बार आ रहे हैं। हाँ, हाउ डिड द दीवान ट्राई टू, बहुत सारे क्वेश्चन किस कर, हाँ ये करते हैं अब हम, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए एंड दे आर ऑफ द सेम काइंड, तो हो गया उसके बारे में। हु वाज डॉक्टर सदाओ हॉकी? सदाओ हॉकी कौन थे? अ जापानीज मिलिटरी ऑफिसर, अ फेमस सर्जन एंड साइंटिस्ट, अ जनरल इन द जापानीज आर्मी, अ प्रिजनर ऑफ वॉर। कौन थे डॉक्टर सदाओ हॉकी? और इसके अंदर ना मैंने गलती से द रैट ट्रैप चैप्टर के भी डाल दें, विच इज फ्रॉम फ्लैमिंगो, तो हम उसको भी स्किप कर देंगे, ठीक है ना। हु वाज डॉक्टर सदाओ हॉकी? जब मैं फ्लैमिंगो की करवाऊंगी तब हम उसको ऐड कर लेंगे, क्योंकि मैं ये बोल रही हूँ इसलिए कि इसका जब पीडीएफ आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहां से उसको फटाफट से थोड़ा सा
कर लेना उन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस, ऐसा नहीं है, बट आज की क्लास में वो नहीं करवाऊंगी, तो आपको ये ना लगे कि मैम ने ये क्वेश्चंस क्यों स्किप कर दिए, पीडीएफ में तो दिए हुए हैं। हु वाज डॉक्टर सदाव हॉकी? सदाव हॉकी कौन थे? A Japanese military officer, a famous surgeon and scientist, a general in the Japanese army, a prisoner of war. A famous surgeon and scientist. Where was Dr. Sadav's house located? Dr. Sadav जी का घर कहाँ पर था? On a hilltop in the city, on a spot above the beach outlined with pines. Pines जो हैं वो trees होते हैं. Near a military base या in the middle of the dense forest. कहाँ था? On a spot above the beach outlined with pines. Why did Dr. Sadav hesitate to treat the wounded American soldier? अब जो सदाव थे वो क्यों hesitate कर रहे थे? वो जो जख्मी wounded जख्मी अमेरिकन सोल्जर था उसको क्यों वो सोच रहे थे 10 बार कि मुझे इसे ट्रीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिकॉज उन्हें लग रहा था कि अभी वॉर चल रहा है, अगर मैं इसको ट्रीट करता हूं तो कहीं मुझे देशद्रोही साबित ना कर दे और मुझे जेल में ना डाल दे। सो मिस्टेक करने से रुक रहा था, उसे डर लग रहा था आदमी मर ना जाए। ही कुड फेस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी। तो यस, ऑप्शन नंबर सी, कि उसे लग रहा था कि मुझे इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं क्योंकि ये हमारा शत्रु है। What was Dr. Sadav's primary reason for not handing over the American soldier to the police? प्राइमरी रीजन डॉक्टर सदाव का क्या था कि भाई मैं जो है अमेरिकन सोल्जर को पुलिस के हवाले नहीं कर सकता। He did not trust the police, वो पुलिस पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। He believed he could save his life through surgery, उन्हें लग रहा था कि यार मैं जान बचा सकता हूं, ठीक है। ही हैड नो चॉइस बट टू हाइड हिम, उसके पास कोई चॉइस नहीं था, या ही फेल्ट सॉरी फॉर हिम, उसे सॉरी फील हो रहा था। तो उन्हें लग रहा था कि ये मेरी ड्यूटी है, मैं इसकी जान बचा सकता हूं, तो सबसे पहला काम मैं करूंगा इसकी जान बचाने का। तो वो वही करते हैं कि सर्जरी के जरिए उनकी जान बचाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा जख्मी था। अगला सवाल, हाउ डिड हैना रिएक्ट टू द वुंडेड मैन? हैना कैसे रिएक्ट करती है उस जख्मी इंसान को जब वो देखती है? काम और कलेक्टेड थी, फ्राइटेंड और हेजिटेटेड थी, हेल्प करने के लिए बहुत डर रही थी, हेजिटेट कर रही थी, इमीडिएटली केयरिंग दिखा रही थी अपनी बहुत ज्यादा बिना किसी हेजिटेशन के, या शी इंसिस्टेड ऑन हैंडलिंग हिम ओवर टू द पुलिस, या वो बोल रही थी पुलिस को दे दो, पुलिस को दे दो, पुलिस को दे दो। तो वो बीवी नहीं बोल रही थी, वो सर्वेंट्स बोल रहे थे। बीवी ने क्या किया, बहुत डर रही थी वो भी उसकी मदद करने में, बट उसने फिर भी की उसकी मदद। What solution did Dr. Sadav come up with to get rid of the American soldier? क्या solution के साथ डॉक्टर सदाव सामने आते हैं कि भाई हम इससे छुटकारा पाते हैं? इलाज कर दिया, सर्जरी कर दी, अब क्या किया उन्होंने? बोट का इंतजाम किया, क्योंकि पहले उन्होंने जब जनरल को बताया तो जनरल हमें बहुत ज्यादा सेल्फिश दिखा। जनरल को सिर्फ अपनी पड़ी थी, ठीक है, उसको और किसी की नहीं पड़ी थी। उसे लगा कि अगर कुछ भी हुआ, कभी भी पता चला तो इसको भेज देंगे यहां से, है ना, और इसको जेल वेल हो जाएगी, मारवाड़ देंगे, और फिर मेरा इलाज कौन करेगा? और मैं सिर्फ हॉकी पर यकीन करता हूं इलाज के लिए, है ना। एक सेकंड बच्चों, इतने आप इसका आंसर करो। सो सॉरी, 2 मिनट का समय लगा, एक इंपॉर्टेंट कॉल था यार, लेना पड़ा। व्हाट सोल्यूशन डिड डॉक्टर सदाव कम अप विथ टू गेट रिड ऑफ द अमेरिकन सोल्जर? किस सोल्यूशन के साथ डॉक्टर सदाव आते हैं, ठीक है, टू गेट रिड ऑफ द अमेरिकन सोल्जर? तो
ही मेड अरेंजमेंट्स फॉर द सोल्जर टू एस्केप बाय बोट। तो उसने क्या किया, बोट वगैरह से उनको एस्केप करवाया, है ना। उसने उसका बोट में सारा सामान वामान डाल दिया कि थोड़े बहुत दिन खाना वाना खा सके, और उसको बोला सामने एक टापू है वहां जाके रह ले, वहां से कुछ बोट्स आती हैं कोरियन, उन पे बैठ के चला जाइयो, और भी कुछ बोला था उसने कि हाँ आग मत जलाइयो, ऐसे ही खा लियो, क्योंकि उससे पता चल जाएगा लोगों को कि वहां पर कोई है, और टॉर्च से मुझे सिग्नल कर दियो, ठीक है ना। सो हाउ डिड द सर्वेंट रिएक्ट आफ्टर डॉक्टर सदाव ट्रीटेड द वुंडेड अमेरिकन। अब जो सर्वेंट है वो कैसे रिएक्ट करता है जब डॉक्टर सदाव जो है ट्रीट करते हैं। सर्वेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं, सर्वेंट्स को नहीं चाहिए था, सर्वेंट्स वाज लाइक भाई आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करोगे, ये प्रिजनर है, ये हमारा दुश्मन है, भगवान ने इसको नहीं छोड़ा, गोली ने इसको नहीं छोड़ा, समुद्र ने इसे फेंक दिया, तो तुम इसकी मदद क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने बोला हम चले जाएंगे यहां से छोड़ छोड़ के, ठीक है ना। सो बताइए, मना कर दिया उन्हें, दे ग्रू कोल्ड एंड रिफ्यूज्ड टू वर्क फॉर हिम। उन्होंने बोला हम आपके लिए काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन, व्हाट वाज जनरल्स रिस्पांस व्हेन डॉक्टर सदाव टोल्ड हिम अबाउट द अमेरिकन सोल्जर। जनरल का क्या रिस्पांस था जब डॉक्टर सदाव ने उन्हें अमेरिकन सोल्जर के बारे में बताया। तो सदाव ने उसको क्या बोला कि मैं मरवा दूंगा, तू चिंता मत कर, ठीक है। तो बोला कि मैं हेल्प करूंगा। ही प्रॉमिस्ड टू हेल्प डॉक्टर सदाव टू गेट रिड ऑफ द सोल्जर, है ना। यस चलिए, वाई डिड डॉक्टर सदाव थिंक ही कुड नॉट किल द अमेरिकन सोल्जर। डॉक्टर सदाव को ऐसा क्यों लगा कि जनरल जो है वो नहीं मरवाने वाला है इसको। He felt sympathy for the man. His surgeon's instincts could not allow him to kill a man he could save. जो surgeons के instinct थे, ठीक है, could not allow him, वो उसे कहीं ना कहीं अलाउ नहीं कर रहे थे कि वो उस आदमी को मार दे जिसे वो बचा सकता है। जनरल जो है उसने बख्श दिया उसको, ठीक है, टू किल हिम, forbade him to kill him, उसने मना किया उसको कि भाई नहीं मारना है, या he had been ordered to bring the soldiers to the authorities। तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, व्हाई डिड डॉक्टर सदाव, आखिरकार डॉक्टर सदाव ने ऐसा क्यों सोचा कि ही कुड नॉट किल द अमेरिकन सोल्जर, कि वो नहीं मार सकते, इसलिए क्योंकि वो एक डॉक्टर थे और वो उसकी जान बचा सकते थे। तो हिज सर्जन्स एक्सटिंक्ट जो होता है ना, उसने अलाउ नहीं किया। बीइंग अ डॉक्टर मैं ये नहीं सोच देख सकता, मैं जिस इंसान को मेरे सामने बचा सकता हूं वो मेरे लिए एक पेशेंट है, वो मेरे लिए एनिमी नहीं है, तो मैं उसे एज अ पेशेंट ट्रीट करूंगा, एंड देन मैं अपना देशभक्ति निभाऊंगा कि मैं इसे पुलिस अथॉरिटीज को दे दूंगा, अब तुम्हारा काम है, तुम जानो। हाउ डिड डॉक्टर सदाव फील आफ्टर द सोल्जर एस्केप्ड। अब डॉक्टर सदाव को कैसा फील होता है जब सोल्जर वहां से एस्केप कर जाता है। रिलीव्ड बट कंफ्यूज्ड, एंग्री फॉर हैविंग हेल्प द सोल्जर, जॉयफुल एंड प्राउड ऑफ हिज एक्शंस, रिग्रेट एंड अशेम्ड। तो रिलीव्ड था बट कंफ्यूज्ड भी था कि उसने सही किया या गलत किया, ठीक है, और वो उसे समझ में नहीं आ रहा था, बट फिर भी वो रिलीव्ड था कि अच्छा चलो कम से कम वो गया तो सही। What was the American soldier's condition when Dr. Sadav first found him? अमेरिकन सोल्जर का क्या कंडीशन था जब सबसे पहले डॉक्टर सदाव को वो मिला था, पाया था डॉक्टर सदाव ने उसे जब, तो उनका कैसा कंडीशन था, बोलो। He was dead, he was unconscious and badly wounded, he was calm and conscious, he was slightly injured but not serious. बहुत जख्मी था, ऑप्शन नंबर बी, ही वॉज अनकॉन्शियस एंड बैडली वुंडेड, अनकॉन्शियस था और बहुत बुरे तरीके से जख्मी था। व्हाई डिड हैना इनिशियली ऑब्जेक्ट टू डॉक्टर सदाव ट्रीटिंग द वुंडेड सोल्जर। अब व्हाई, क्यों हैना इनिशियली ऑब्जेक्ट, वो मना करती है स्टार्टिंग में डॉक्टर सदाव को ट्रीट करने के लिए उसको, कि भाई नहीं तुम इसको ट्रीट नहीं करोगे। क्यों मना करती है, क्योंकि वो डर रही थी, उसे लग रहा था ये एनिमी है, ये बहुत कुछ गलत हो सकता है हमारे साथ इसको ट्रीट करने से पहले, राइट बोलो। She did not want to risk breaking the law, right? उसे लग रहा था कि भाई ये तो नियम तोड़ने जैसा हो गया, या she feared for their safety, उन्हें सेफ्टी का भी कंसर्न हो रहा था कि शत्रु है, कुछ भी कर सकता है। तो दोनों ऑप्शंस ठीक है। नेक्स्ट वन, हाउ डिड द सोल्जर रिएक्ट व्हेन डॉक्टर सदाव ट्राइड टू गेट हेल्प फ्रॉम देम रिगार्डिंग द अमेरिकन सोल्जर्स। अब सोल्जर कैसे रिएक्ट करता है जब डॉक्टर सदाव से उसे डॉक्टर सदाव ने कोशिश की उसकी मदद करने की, ठीक है, तो कैसा जो है सोल्जर्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं जब डॉक्टर सदाव ने कोशिश की टू हेल्प देम रिगार्डिंग द अमेरिकन सोल्जर, क्या कैसे रिएक्ट करते हैं बताओ। They immediately came to his aid, they ignored his request, they helped him by sending medical supplies, they refused to help him due to the laws of war. कौन से, how did the soldiers react, soldiers ने कैसे react किया when Dr. Sadav tried to get help?
अच्छा 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 अच्छा, क्वेश्चन अलग है भाई, मैंने इसे अलग समझ लिया। उन्होंने बोला सोल्जर्स ने कैसे रिएक्ट किया जब उसने बोला था कि मैं असैसिन्स भेज दूंगा, वो इसे मार देंगे, ठीक है, तो दे इमीडिएटली केम, नहीं, दे इग्नोर्ड हिज रिक्वेस्ट, उन्होंने उसकी रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया, वहां कोई भी नहीं आया, राइट। व्हाट डिड डॉक्टर सदाव डू टू सेव द अमेरिकन सोल्जर्स लाइफ, डॉक्टर सदाव ने क्या किया अमेरिकन सोल्जर की जिंदगी बचाने के लिए, क्या किया था उसने, सर्जरी करी थी टू रिमूव दी बुलेट्स, है ना, हाँ या ना बोलो। डॉक्टर सदाव ने क्या किया था, सर्जरी करी थी उसकी लाइफ बचाने की। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेटिंग ऑफ डॉक्टर सदाव होम, डॉक्टर सदाव का घर का जो सेटिंग है उसका क्या महत्व है, क्या महत्व है, बोलो। चलो ये वाले तो क्वेश्चन बहुत सारे हो गए हैं, ठीक है, अब हम चलते हैं, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो खुद से करना, ठीक है। पेडलर वाला हो ही गया था, अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पेडलर वाला क्योंकि फ्लामिंगो से है, अंटार्कटिका वाले पे चलते हैं, ठीक है, जर्नी टू दी एंड ऑफ दी अर्थ पे चलते हैं। यस, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ अंटार्कटिकाज लैंडस्केप लेफ्ट तिशानी दोषी इन ऑ, क्या एस्पेक्ट था अंटार्कटिका का लैंडस्केप जब उसने देखा तो क्या क्या था जिसे देखकर वो हक्की बक्की रह गई, the icebergs, the snow-covered mountains, the vast and uninterrupted blue horizon, the wildlife. बोलो, the vast and uninterrupted blue horizon, इसमें सब कुछ आ जाता है ना। नेक्स्ट वन, what does the students on ice program aim to teach student, अब ये जो student on ice program था, ये क्या एम है इनका, क्या सिखाना चाहते हैं ये बच्चों को, सर्वाइव कैसे करेंगे एक्सट्रीम क्लाइमेट में, कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अंटार्कटिका की आइस को बचाना, हाउ टू बिकम एनवायरमेंटल साइंटिस्ट कैसे बन सकते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर द प्लैनेट, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस किसकी, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की, कि भाई हमें बचाना पड़ेगा यार इस इन्वायरमेंट को, हम ही बचा सकते हैं, और अपने प्लैनेट को लेके हमें रिस्पेक्ट डेवलप करनी पड़ेगी, अदरवाइज आगे आने वाली जनरेशन जो है वो खत्म हो जाएगी। वैसे तो वो लायक भी नहीं है, जिस तरीके की हरकतें करती है ना, तुम आगे वाले आने वाली जनरेशन, तुम्हारे लिए बचाने तो नहीं चाहिए हमें ये पेड़ पौधे, है ना, बट फिर भी बचा रहे हैं हम। किडिंग। What is the primary concern regarding the depletion of the ozone layer in Antarctica? क्या है प्राइमरी कंसर्न, क्या है regarding the depletion of the ozone layer in Antarctica? ये जो ओजोन लेयर धीरे धीरे कम हो रही है अंटार्कटिका के अंदर, प्राइमरी कंसर्न क्या है, What is the primary concern? प्राइमरी कंसर्न क्या है regarding the depletion of the ozone layer in Antarctica? बोलो। It causes global cooling. It leads to extinction of many species. It hampers the activity of phytoplanktons affecting the food chain. या it affects the formation of ice sheets. ओजोन लेयर जो है अंटार्कटिका में वो क्या कर रही है, बोलो। ग्लोबल कूलिंग तो नहीं कर रही है वो, इट लीड्स टू एक्सटिंक्शन ऑफ मेनी स्पीशीज, इट हैम्पर्स द एक्टिविटी ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स अफेक्टिंग द फूड चेन, सब चीजें दिक्कत में आ रही है उन चीजों की वजह से, है ना। यस, प्राइमरी यार उसकी वजह से तो बहुत गर्मी हो रही है, तो अफेक्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ आइस, मतलब ये सब, ये वाला हटा के मुझे लगता है सब चीजों पर उसका असर पड़ रहा है ना। ओजोन लेयर जो है अंटार्कटिका, प्राइमरी रिगार्डिंग द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, मतलब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और जिसकी वजह से फूड चेन भी अफेक्ट हो रही है, पानी भी पिघल, आइस शीट्स भी पिघल रही है, आई थिंक सभी है। Why is तिशानी दोशीज जर्नी टू अंटार्कटिका डिस्क्राइब्ड एज जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, उनकी ये जो जर्नी है उसको जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का नाम क्यों दिया गया है, रीजन क्या है, बिकॉज इट इज अ साइंटिफिक एक्सपेडिशन है ये, क्योंकि ड्यू टू लॉन्ग एंड डिफिकल्ट जर्नी शी अंडरटुक टू गेट देयर, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी उन्हें लेनी पड़ी वहां तक पहुंचने के लिए, बिकॉज इट मार्क्स द फर्देस्ट पॉइंट फ्रॉम सिविलाइजेशन, या बिकॉज इट वॉज एन एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू लैंड्स, क्या था, वाई, क्यों तिशानी दोशी की जो जर्नी थी अंटार्कटिका के लिए वो एक जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है उसे, क्योंकि बहुत लॉन्ग और बहुत डिफिकल्ट जर्नी थी जहां तक वो पहुंची थी, वहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है, ऐसे लग रहा था बिल्कुल पृथ्वी के कोने में जा रहे हैं हम, 100 घंटे से भी ज्यादा का सफर करना पड़ा उन्हें, राइट। हाउ डज अंटार्कटिका प्ले अ क्रूशियल रोल इन द क्लाइमेट चेंज डिबेट, अंटार्कटिका क्यों एक बहुत मेन मुद्दा है क्लाइमेट चेंज की बहस जब होती है उसमें, बोलो क्यों है,
इट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ पास्ट क्लाइमेट चेंज थ्रू इट्स आइस कोर्स। वो क्रूशियल रोल प्ले करता है भाई, वो एविडेंस बताता है कि पहले के टाइम में क्या चीजें होती थी क्या नहीं होती थी, है ना? हाँ या ना? यस। नेक्स्ट वन, व्हाट डज तिशानी दोषी फील अपॉन रीचिंग अंटार्कटिका फॉर द फर्स्ट टाइम? अब क्या तिशानी दोषी फील करती हैं जब वो अंटार्कटिका पहुंचती हैं पहली बार? Disappointed by its vastness, overwhelmed by its isolation and vastness, relieved and amazed by its landscape, या confused by its cold climate. So वो overwhelm हो गई थी कि कितना अलग थलग है, कितना बड़ा है ये, ठीक है। और ये भी हो सकता है relieved भी फील कर रही थी वो, और amazed भी फील कर रही थी उस लैंडस्केप को देख के। Which of the following is a major threat to the Antarctica ecosystem? क्या है एक सबसे बड़ा थ्रेट अंटार्कटिका के इकोसिस्टम के लिए? Habitat loss due to human settlements, phytoplankton depletion due to ozone layer depletion, deforestation, या oil drilling in the Antarctic region? क्या है? Which of the following is a major threat? क्या है वो एक major threat? बताइए to the Antarctic ecosystem, अंटार्कटिक इकोसिस्टम के लिए। बोलो। Habitat loss due to human settlement, phytoplankton depletion due to ozone layer depletion. Option number B, right? Yes. What is the significance of Antarctica in the study of Earth's past, present and future? Antarctica का क्या significance है? Holds record of human civilization, ice cores, carbon records over 500,000 years, home to world's most diverse ecosystem. तो ये नहीं, ऑप्शन नंबर बी की बहुत आइस कोर्स के अंदर बहुत ज्यादा कार्बन रिकॉर्ड्स हैं, पता चलता है सब चीजों के बारे में, है ना, कि अर्थ का पास्ट कैसा था। Why does तिशानी दोषी रेफर टू हर ट्रिप टू अंटार्कटिका एज अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट? वो उसे एक चिलिंग प्रोस्पेक्ट क्यों बोलते हैं? बोलो। बहुत ज्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से क्या? बोलो। या ड्यू टू हर फैसिनेशन विद द प्लेस, भाई भयंकर एकदम देख के पूरा पागल ही हो गई, बिकॉज इट इज जियोग्राफिकली आइसोलेटेड एंड मिस्टीरियस, या शी वॉज अनप्रिपेयर्ड फॉर द कोल्ड वेदर, क्योंकि वहां फ्रीजिंग टेम्परेचर था, इस वजह से चिलिंग प्रोस्पेक्ट बोल दिया उन्होंने क्या? हाँ, तो बेसिकली अब मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ और हमारा टाइम भी हो गया, है ना? हाँ, वेरी गुड। हाँ, चलो अब आगे बोलो। why does तिशानी दोषी refer to her trip to Antarctica as a chilling prospect? क्यों बोलती हैं वो उसे as a chilling prospect? बोलो। Because of the freezing temperatures. So option number A and option number C, क्योंकि जोग्राफिकली वो बिल्कुल आइसोलेटेड था और मिस्टीरियस था, एंड साथ ही साथ वहां पे टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा था, ठीक है। yes, what is the dramatic importance of Mr. Lamb's fall from the ladder? क्या ड्रामेटिक था मिस्टर लैम्ब जब वो सीढ़ी से गिरते हैं, तो उसके अंदर क्या था जो ड्रामेटिक था? It highlights his inability to do things for himself. वो दिखाता है उनकी inability, ठीक है, चीजों को करने में। It foreshadows his death and adds emotional weight to the story. It shows that Darry's fears were justified. Yeah, it is a surprise moment that has no deeper meaning. So basically मुझे दो चीजें लगती हैं कि वो एक चीज लगती है वो ये कि इट फोरशैडोज हिज डेथ एंड एड्स इमोशनल वेट टू दी स्टोरी। वो गलती से एक ड्रामेटिक ये था कि वो स्टोरी के अंदर एक मतलब एक सस्पेंस सा क्रिएट कर देता है, एक थ्रिलिंग सी हो जाती है, एक ट्रेजेडी सी हो जाती है ना, तो वो चीज थी, अदरवाइज तो कुछ नहीं था। हाउ डज मिस्टर लैम्ब व्यू हिज लाइफ डिस्पाइट हिज डिसेबिलिटी? कैसे मिस्टर लैम्ब अपनी जिंदगी को देखते थे, ठीक है, अपनी डिसेबिलिटी के होने के बावजूद भी क्या देखते थे वो? तो ही इंजॉयज लाइफ एंड फोकसेस ऑन द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड अराउंड हिम। तो वो लाइफ को एंजॉय करते थे और फोकस करते थे उस सारी सुंदरता पे जो भी आसपास है। What is Derry's attitude towards the future at the start of the play? Derry का क्या एटीट्यूड था फ्यूचर को लेकर at the start of the play? प्ले की स्टार्टिंग में क्या था डेरी का एटीट्यूड? तो वो बहुत ही ज्यादा फेयरफुल था, अनसर्टेन था, ठीक है, कि कैसे दुनिया उसे एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। Yes, why does Derry feel that the arguments to console him are useless? वो डेरी को ऐसा क्यों लगता है कि भाई जो भी चीजें मुझे बताई जा रही है, वो मुझे कंसोल करने के लिए बोली जा रही हैं, वो यूजलेस हैं? क्यों लगता है डेरी को ऐसा? Because he doesn't believe that other people's problems are worse than his. क्योंकि उसे ये यकीन नहीं था कि दूसरे लोगों की प्रॉब्लम्स जो हैं आर वर्स देन हिज, वो उससे भी बेकार हैं। Because they don't help him forget about his appearance. क्योंकि वो बार बार याद दिलाते हैं उसको उसकी अपीयरेंस कैसी है,
बिकॉज ही हैज नो इंटरेस्ट इन टॉकिंग टू एनीवन, क्योंकि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था किसी से भी बात करने में, या बिकॉज ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन एडवाइस फ्रॉम अदर्स, या वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था कि किसी और से उसको कोई भी एडवाइस मिले. सो व्हाई डज डेरी फील दैट द आर्ग्यूमेंट्स टू कंसोल हिम आर यूजलेस? क्यों से ऐसा लगता था? क्योंकि जब भी वो आर्ग्यूमेंट्स होते थे, जो भी लोग उसके बारे में बात करते थे, उससे वो अपनी अपीयरेंस को नहीं भूल पा रहा था. बार बार लोग उसी चीज के बारे में रिपीट में बात कर रहे थे, है ना. आई नो भाई, आई नो तुम्हारा टाइम हो रहा है. व्हाट डज डेरीज मदर फेयर अबाउट द ओल्ड मैन? अब डेरी की जो माँ है, आखिरकार वो बूढ़े आदमी के बारे में क्या सोचती है? जल्दी जल्दी करते हैं, बोलो. दैट ही इज डेंजरस और अ बैड इन्फ्लुएंस, कि वो बहुत खतरनाक है और उस पर गलत प्रभाव पड़ेगा. What does Derry say about the way people try to console him? डेरी उस तरीके के बारे में क्या कहता है कि लोग जैसे उसे कंसोल करने की कोशिश करते हैं, उसे बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, या तो बहुत बुरा लगता है ना उसको. उसे लगता है कि लोग मुझे याद दिला रहे हैं कि मैं कैसा दिखता हूं. सो दे मेक हिम फील वर्स, वो वर्स फील करवाते हैं उसको, उसे कंपेयर करवाते हैं कि पागल तेरा तो मुंह ही जला है, तू बाकी लोगों को देख, उनके तो हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ऐसी चीजें. Why does Derry initially feel uncomfortable about Mr. Lamb's behavior? Derry जो है वो स्टार्टिंग में क्यों अनकंफर्टेबल फील करता है मिस्टर लैम्ब के बिहेवियर से? क्यों अनकंफर्टेबल फील करता है? उसे लगता है यार ये आदमी इतना चिल क्यों है, ये रो क्यों नहीं रहा है अपने ऊपर, खुद के ऊपर. हाँ, तो उसे लगता है कि मिस्टर लैम्ब जो है वो उसका पेन नहीं समझ रहे हैं, है ना. चलिए, अब बचे हैं कुछ क्वेश्चंस लास्ट वाले चैप्टर के, वो आप लोग होमवर्क में कीजिएगा क्योंकि अभी टाइम हो गया और बच्चों को स्कूल भी जाना है. तो ये थी हमारी आज की क्लास, जो थी विस्तस के कंप्लीट चैप्टर्स पर. इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, इससे चैप्टर्स रिवाइज हो जाते हैं और कुछ नहीं होता है, टाइम टू टाइम रिवाइज हो जाते हैं, तो एग्जाम में आपको अच्छे से बढ़िया आंसर आप लिख सकते हो. ठीक है, हम लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप के तरीके से भी इसे प्रैक्टिस करेंगे, आप चिंता मत कीजिएगा. तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. एंड बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.